तानी, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? आजकल देख रही हूँ सारा दिन तुम अपने कमरे में ही बंद रहती हो, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आजकल तुम्हारी सहेलियाँ भी नहीं आ रही हैं। रीता ने जब उस दिन सुबह सुबह फिर एक बार तानी का उदासीन चेहरा देखा तो पूछा, आप तो रहने ही दो माँ, आप ही का किया धरा है सब, और अब इतनी भोली बन रही हो कि जैसे कुछ जानती ही नहीं। उसने भी तपक कर रीता को जवाब दे दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब मैंने क्या किया जो तुम इतनी भड़ास निकाल रही हो? रीता सकपकाकर बोली। अरे वाह माँ, बात तो ऐसे कर रही है जैसे मुझे खुश रखने के लिए मरी जा रही हो। इतनी ही परवाह थी तो क्यों ना किया था पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर जाने से। सबने कितना सुनाया मुझे कि मैं तो अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और मैंने जन्मदिन पर जब चाचू बोल रहे थे कि वो पार्टी दे देंगे तो कितने घमंड से तुमने मना कर दिया था कि जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम पार्टी करेंगे, हमें किसी के पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदनी। और तो और सबके बर्थडे पार्टी में हाथ के बने छोटे मोटे तोहफे भिजवाकर मेरी जगहंसाई करवाई आपने। और पूछती हो कि मैं उदास क्यों हूँ? मैं पूछती हूँ, कभी पैसा था ही कहाँ आपके पास मुझे खुशियाँ देने के लिए जो इतना घमंड दिखाती हैं आप सबको? और अगर कोई मुझे खुश करने के लिए अगर तोहफे या फिर पार्टी या फिर स्कूल पिकनिक पर भेज देना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी खुशी के लिए ही तो सोचते हैं सब, कितनी हंसी उड़ाते हैं सब मेरी। मगर आपको क्या, आपको तो अपनी ही पड़ी है, अपने आत्मसम्मान की पड़ी है। आप क्यों मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुकेंगी? आपकी तो खुददारी आगे आ जाएगी ना। तानी ने जैसे दिल में दबी सारी भड़ास एक साथ ही निकाल दी। रीता की आंखों से आंसू थे। सोच में पड़ी थी कि क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी खुशियों का आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली रीता की जब प्रेम से शादी हुई तो उसे अपने माता पिता की इच्छा के आगे अपनी खुशियों को छोटा पाया और अपनी खुशियाँ प्रेम और उसके परिवार में ही ढूंढना चाहा। प्रेम एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। बहुत खुशी थी वो प्रेम के साथ। प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ तो था उसके रिश्ते में। इतनी खो गई उन खुशी भरे पलों में कि प्रेम तक की बात नहीं मानी थी उसने। सुनो रीता, तुम्हारी पढ़ाई हमारी शादी की वजह से बीच में ही छूट गई थी। सिर्फ 1 साल की बात है, तुम क्यों नहीं पूरी कर लेती अपना कोर्स? प्रेम ने उसे कई बार समझाना चाहा, लेकिन कुछ तो उसके खुद के माता पिता का दबाव था कि ससुराल में अब ये सब भूलकर सिर्फ गृहस्थी पर ध्यान देना। और कुछ शादी के 6 महीने बाद ही सास के सीढ़ियों से गिर जाने पर उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से उसकी जिम्मेदारी भी थी उसके ऊपर। हालांकि प्रेम नर्स लगवाना चाहता था, मगर तब परिवार की सेवा में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती रीता ने उसकी एक ना सुनी। फिर कुछ ही महीनों में रीता गर्भवती हो गई और उस दौरान बड़ी कठिनाइयों से गुजरी। घर पर किसी बड़े के ना होते हुए उसकी सास ने उसे मायके जाने की सलाह दी। वही मायके में वो पूरे 3 साल रही थी, जिस बीच प्रेम अक्सर उससे मिलने आया करता था। तब तानी 3 महीने की थी। तब रीता अपने घर वापस आई। अब बच्ची और सास दोनों को बोझ वो अकेली रीता नहीं उठा सकती थी, सो उन्होंने एक कामवाली भी रख ली जो लगभग हर काम में रीता की मदद कर दिया करती। प्रेम ने उससे तब भी कहा था कि अब भी देर नहीं हुई है यदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, मगर अब पूरी तरह से घर में परिवार बच्ची में रच बस चुकी रीता इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही चुकी थी। नहीं प्रेम, वो वक्त अब तो बहुत पीछे छूट गया। तब मेरी खुशी खुद से जुड़ी थी, अब तो मेरी खुशियाँ सिर्फ आप लोगों को खुश देखने में है, वो मुस्कुराते हुए कह दिया करती। इसी बीच उसके देवर का भी विवाह तय हुआ, जिसका सारा कामकाज रीता ने संभाला था। देवरानी नौकरानी करती थी और उसका दफ्तर उसके घर से दूर पड़ रहा था, तो शादी के कुछ ही महीनों के भीतर उसके देवर देवरानी एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। मगर शायद उसकी सास को पता नहीं था कि उसके वहाँ जाने के वजह क्या है। बहुत उदास रहने लगी थी और शायद इसी उदास ने उसकी जान ले ली। उस रात कुछ तो हुआ था। उसके देवर देवरानी उस रविवार उसके यहाँ खाने पर आए थे, फिर माँ के कमरे में उसके मिलने आए। कुछ देर बाद रसोई में बड़ी बहस की आवाज़ आने लगी। प्रेम भी उस रात शहर में नहीं था। वो कमरे में गई तो एकदम चुप्पी छा गई और एकाएक उसके देवर देवरानी वहाँ से निकल गए। उसके अपनी सास ने भी बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ न कहा, बस उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह फेर कर सो गई। सो क्या गई, वो तो दोबारा उठी ही नहीं। अगले दिन सवेरे जब वो उसके कमरे में गई तो वो दुनिया से जा चुकी थी।
उसके अपने देवर और प्रेम को फ़ोन लगाकर बुलाया। अंतिम संस्कार के बाद अभी उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया में बस प्रेम, तानी और वो ही रह गई थी। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। शायद एक दिन दफ्तर जाते वक्त प्रेम का एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। रीता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कई कई दिनों तक किसी से बात न करती। उधर देवर देवरानी ने भी जैसे उससे किनारा कर लिया था। उसकी माँ उसे मायके लाई। कुछ दिन तो वो वहाँ उसके साथ आराम से रही। शायद सोच भी चुकी थी कि उन्हें के साथ रहने का, मगर एक शाम अपनी भाभी को फ़ोन पर किसी से कहते हुए सुना, खुद का तो संसार उजड़ गया, देवर तक तो पूछता नहीं, सो चली आई हैं यहाँ हमारी खुशियों पर गहर लगाने। सारा दिन मनहूस सा चेहरा बनाए बस घूमती रहती है। हमारा तो हंसना बोलना दूभर हो गया है। पूरी रात रीता अपने भाग्य को कोस कोस कर बहुत रोई। फिर सोचा कि आंसुओं का कोई मोल नहीं। अगर यूं ही उदास रहूंगी तो दुनिया जीने ही नहीं देगी शायद। सो अब उसे एक बार फिर अपनी खुशी तलाशनी होगी। उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और सबकी मर्जी के खिलाफ वो अपने घर आ गई और गृहस्थी की डोर इस बार अपने हाथ में ली। नन्ही तानी को संभालते हुए उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तब उसे इतना काम नहीं मिलता था जो प्राइवेट नौकरी की वजह से प्रेम की भी कोई पेंशन नहीं थी। तानी की स्कूल फीस भरनी थी तो सोचा देवर से मदद मांग ले। आखिर भाई की बच्ची के लिए इतना तो कोई कर ही सकता है। 1 महीना तो उन्होंने पैसे दे दिए, मगर जब 2 महीने बाद फिर से ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाभी मेरे खुद के भी खर्चे हैं, अब सारी उम्र तो आप लोगों का बोझ नहीं सह पाऊंगा। आप अपने माता पिता से मदद मांग लीजिए ना। उसने 2 टूक सुना दिया। याद आ रही थी उसे उसकी नसीहत, मगर क्या करती। खैर उस रोज़ सोच लिया था कि अब किसी से कोई मदद नहीं मांगेगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने इस घर संभाला। तानी भी अब 8 बरस की हो चुकी थी। अब रीता भी बहुत हद तक अपने दुखों से बाहर आ गई। तानी की परवरिश में ही अपनी खुशियाँ तलाश चुकी थी। माँ बेटी जैसे अपना संसार बसा चुकी थी। अब सिर्फ तानी की खुशी ही उसके लिए मायने रखती थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता भी आया था। वो लोग काफ़ी अमीर थे। उनके बड़ी बहू के स्वर्गवास के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, जिसके पहले से ही एक बेटा और बेटी थे, मगर उन्होंने तानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था कि वो तानी की परवरिश के लिए उसे हॉस्टल भेज देंगे, खर्चा भी उठाएंगे, मगर उसे तानी से अपना रिश्ता भुलाकर उसके परिवार के प्रति समर्पित होना होगा। रीता को ये बात बिल्कुल गलत लगी और उसने साफ इनकार कर दिया। शायद अगर वो विवाह हुआ होता तो रीता अपने दुखों को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल गई होती, मगर जिस बेटे के लिए उसने सब ठुकरा दिया और तो और दिन रात अकेलेपन से लड़कर मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही आज उसे कह रही थी कि उसे उसकी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं। ये कैसी विडंबना थी। फिर भी अब परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसे लड़ना तो था ही और जीतना भी था। देखो तानी, ये वही लोग हैं जिनके पास एक वक्त तुम्हारे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं आया कि अगर फीस के अभाव में तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग जिसके लिए तुम्हारे पापा ने कितना कुछ किया, उन लोगों ने तब उस मोड़ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी, जब मेरे पास काम नहीं था, तब इन लोगों ने हमारी याद तक करना ज़रूरी नहीं समझा। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं, और वो भी शायद सिर्फ इसीलिए कि तुमने स्कूल में टॉप किया है और तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर इन्हें भी वाहवाही मिलेगी। उस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा इनके सगे संबंधी आते और नाम होता तुम्हारा और तुम पर खर्च का। बेचारी बच्ची का भी तो मन होता होगा ना पार्टी करने का, मगर इनकी माँ के पास तो कुछ नहीं है। सो हमने सोचा चलो हम ही कर दें पार्टी, साथ ही इसके टॉप करने से हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। ये कहकर तुम्हें नीचा दिखाया जाता, अगर तो क्या तुम खुश हो पाती? फिर क्या गलत किया मैंने ना कहकर? और अगर तुम्हारी सहेलियों को यहाँ आना पसंद ना, मेरे भेजे तोहफे पसंद, तो फिर उन्हें प्यार का मोल ही नहीं है। तोहफे पैसों से नहीं, प्यार से आंके जाते हैं। और रही ट्रिप पर भेजने की बात, तो मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
जो भूल मैंने अपने जीवन में की वो मैं दोहरा नहीं सकती। काश मैंने तुम्हारे पापा की बात मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। इसीलिए अब मैं एक एक पाई जोड़कर तुम्हें बस अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहूँगी, जिससे कि आज नहीं तो ना सही मगर बाकी उम्र की तुम्हारी खुशियाँ किसी को मोहताज ना हो, जिससे कि तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियाँ खुद बटोर सको, ना कि औरों का चेहरा ताकती रहो या उसमें ही अपनी खुशियाँ ढूंढती फिरो। घूमना फिरना तो क्या है, एक बार पढ़ लिख जाओगी, अच्छा करियर होगा, सैलरी होगी तो दुनिया घूमती फिरोगी और हो ना हो खुश। मगर अभी के लिए अगर अपने हालत में नहीं अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाओगी तो पूरा जीवन कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरी ये बात याद रखना। मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया जब अगर मैं तुम्हें छोड़ देती तो आज शायद बड़ी आरामदेह ज़िंदगी जी रही होती, मगर मैंने उन भौतिक सुखों और खुशियों से ऊपर तुम्हें चुना। उन दिनों सबके रवैये को देखते हुए मुझे वो ठीक लगा, मैंने किया। सब कुछ छोड़ तुम्हारे पापा को भी बुलाकर मैंने खुद को तुमसे ही झोंक दिया। तुम्हें बड़ा होता देखने में ही अपनी सारी खुशी समेट ली और आज से तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने जीवन को स्थायी खुशियों से भरना है या फिर खुशी भरे पलों के धोखे में पड़कर खुद की इस चक्रव्यूह में फंसकर बाद में पछताना है। आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय तानी, कैसी हो? तानी की क्लासमेट सोनम के आने से उसकी बातों पर विराम लगा। अरे आओ बेटा, बहुत दिनों बाद, कहो कैसे आना हुआ? रीता ने पूछा। आंटी, वो एक्चुअली आपने जो दुपट्टा मेरे पति भेजा था ना, वो पापा के बॉस की वाइफ को बहुत ही पसंद आया था और ये जानकर कि वो घर में बना है उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी की अपनी ओढ़नी पर ही काम करवा ऐसी ही ओढ़नी स्पेशल गिफ्ट के तौर पर बनवाना चाहती थी, मगर उन्हें कोई मिल नहीं पा रहा था। सो अगर आप उनसे मिल लो तो सोनम ने कहा। हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, मुझे उसकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, तो मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। तानी, कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कहकर सोनम निकल गई। देखा तानी, प्यार से बनाए तोहफे में भी कई बार बहुत ताकत होती है। चलो अब तैयारी करनी पड़ेगी, इस ऑर्डर के बाद शायद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियाँ खरीद पाऊँ, कहकर रीता अपने काम में लग गई। तानी सारा दिन सोच में डूबी रही, जैसे उसकी सारी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। वाकई हर कदम पे जिस माँ ने खुद को उसकी मुस्कुराहट के लिए झोंका था, आज उसने उसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसके जीवन की एकमात्र खुशी छीन ली थी। दूसरे दिन जब सोनम आई तो माँ को उन लोगों से बात करते हुए देखा। उनकी आंखों में सो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिखी रही थी। उससे वो सही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई। शायद समझ गई कि खुशियाँ दूसरों के पैसों या दूसरों के भरोसे खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियों से लड़कर तो कभी समझौता करके कमाई जाती हैं। मुस्कुराते हुए माँ के गले लग कर बोली, माफ़ कर दो माँ मुझे, क्योंकि अभी मैं नासमझ हूँ। नहीं जानती थी कि जिन खुशियों की तलाश में मैं हूँ वो तुम्हारे आंसुओं से होकर गुजरेगी। मगर अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियाँ कमाऊँगी, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। दोस्तों, आजकल के युग में हमारे बच्चे बहुत हद तक भौतिक सुखों को असली खुशी का जरिया समझ बैठे हैं। तोहफे, कपड़े, समर कैंप, स्कूल ट्रिप और पार्टियां वगैरह में दिखावेबाजी की जैसी होड़ सी है। महंगी गाड़ी में दोस्त को देखते हैं तो अपने लिए भी डिमांड कर बैठते हैं। क्लासमेट कहीं फॉरेस्ट ट्रिप पर जाते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। उन्हीं सबके चलते आजकल बच्चों में अवसाद के केसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में माँ बाप कई बार खुद की समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए और अक्सर बच्चों की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। मगर सोचिए, ये इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे तो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि असली खुशियों के मायने बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे और हर मोड़ पर बस अपनी डिमांड पूरी होना ही उनकी खुशी बन जाएगी, और जो गलत है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।